नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर है, जहां सीएम ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम ने कहा कि यह महज औपचारिक मुलाकात थी। फोन पर तो उन्हें जीत की बधाई दी थी, लेकिन अब मिलकर जीत की बधाई देने पहुंचे हैं। सीएम ने कहा कि उपराष्ट्रपति का हरियाणा से पुराना नाता है, यही वजह रही कि उनसे चर्चा काफी देर तक चली। तो वहीं सीएम ने बताया कि कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और इसके बाद सीएम ने कहा कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनने के लिए औपचारिक बधाई तो उन्होंने फोन पर ही दे दी थी, लेकिन अब वो मिलकर बधाई देने के लिए आए हैं और इसके बाद सीएम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी अभी नया उनका चुनाव होकर के और देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, तो इस नाते से मेरा इससे पहले टेलीफोन पर तो मैंने बधाई दी थी, लेकिन प्रत्यक्ष मिलना नहीं हुआ था। तो आज कर्टसी कॉल के नाते से मैंने उनसे समय लिया था, उन्होंने समय दिया। मैं समझ रहा था कि कोई 5-7 मिनट में ये मिलाप पूरा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बातचीत में, जो कि हरियाणा से उनके बहुत पहले संबंध रहे हैं और बहुत पहले हमारा मिलना जुलना भी रहा है, तो बहुत सी बातें उनसे हमारी होती रही, गपशप हुई, लेकिन कोई इनफॉर्मल सारे विषय थे, कोई फॉर्मल बात नहीं थी। एक मैंने औपचारिक भेंट उपराष्ट्रपति जी से की है, इसी प्रकार की एक औपचारिक भेंट आज राष्ट्रपति महोदया से भी मैं करने जाऊंगा और सायंकाल का समय उनसे तय हुआ है जाकर के, और एक औपचारिक भेंट ही है और कोई विषय नहीं है। वही खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मनीष सिसोदिया पर बड़ा वार किया है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया को पार्टी में लेकर पार्टी को गंदा नहीं कर सकते। अनिल विज ने कहा कि सिसोदिया सेल्फ सजेशन दे रहे हैं कि उन्हें पार्टी में ले लो और उनके केस वापस ले लो। अनिल विज ने मनीष सिसोदिया से पूछा कि वो बताए कि उन्हें बीजेपी के किस नेता ने पार्टी में आने का न्योता दिया। अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल पर भी व्यंग कसा और कहा कि उनसे कोई भी सवाल पूछ ले, उन्हें सिर्फ माय बेस्ट फ्रेंड पर ही निबंध लिखना आता है। पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है। मनीष सिसोदिया को लेकर कोई पार्टी को गंदा थोड़ा करना। अब ये भी एक ऑटो सजेशन का तरीका होता है बताने का कि मुझे ले लो और मेरे केस माफ कर दो। उन्होंने एक ऑटो सजेशन दी है, जहां बताएं कि किसने कहा, किसने इनको बुलाया, किसने इनसे बात की। आफ्टर ऑल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, किसी लेवल का व्यक्ति ही इनसे बात करेगा, किसने करी उसका बताएं। ये तो सुझाव दे रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक के बाद निधन हो गया। बताया जाता है कि सोनाली फोगाट अपने कुछ स्टाफ मेंबर के साथ गोवा गई थी। नॉर्थ गोवा के डीजी से मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्थ गोवा के एसटी एंटनी अस्पताल में पुलिस को सोनाली फोगाट की मौत की जानकारी मिली। डीजी के मुताबिक अभी मौत की वजह बता पाना संभव नहीं है। वहीं जांच और पोस्टमार्टम के बाद मामला साफ हो पाएगा। तो वहीं सोनाली फोगाट की बड़ी बहन रेमन फोगाट ने बताया कि रात को 11 बजे उनकी तबीयत खराब लग रही थी और खाने के बारे में शिकायत की। मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ जी। हाँ, मैंने कहा तू फार्म पे कब आएगी? कहती 27 तारीख को आएंगे जी। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे
पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही करने लगी। मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया, अभी वो नहीं रहे। इस वक्त मौजूद हैं हम सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर। हिसार के डंडूर में ये फार्म हाउस बनाया गया है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने इसका उद्घाटन किया था। इसके जो शुभारंभ के समय पर थे, कंवर पाल गुर्जर यहाँ पर पहुंचे थे। मैं तस्वीरों में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छा स्विमिंग पूल यहाँ पर बनाया गया है, बहुत अच्छे रूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं। सोनाली फोगाट का ये फार्म हाउस है। सोनाली फोगाट की सूचना जैसे ही आज आदमपुर क्षेत्र में उनके घर परिवार के लोगों को मिली तो सभी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये लगभग काफी एकड़ में बना हुआ उनका फार्म हाउस है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। उधर उन्होंने बहुत सारे रूम्स बनाए हैं, ये एंट्री पॉइंट से लेकर के, और उधर कमरे बहुत अच्छे बनाए गए हैं। एक नेचुरल तरीके से इसको पूरे के पूरे को बनाया गया है। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर उनकी बड़ी बहन और जेठानी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। नम आंखों से सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि सोनाली फोगाट की कल रात को 11 बजे के करीब बातचीत हुई थी। उनकी बहन ने ये आरोप जरूर लगाया है कि उन्होंने जब बात की तो ये बताया था कि उनके हालात ठीक नहीं है, और खाने को लेकर भी उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि खाना उन्हें सही नहीं लग रहा और उनके शरीर में कुछ दिक्कत महसूस हो रही है। हालांकि सोनाली फोगाट की मौत के बाद अब परिवार का इस प्रकार से बयान आना कहीं न कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सोनाली फोगाट की जैसे ही मौत की सूचना इलाके में पहुंची तो शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री से लेकर अनेक नेताओं ने ट्वीट करके उनके निधन पर शोक भी जताया है। अब जिस प्रकार से जानकारी मिल पा रही है कि पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार हिसार में या उनके गांव में किया जाएगा, उसको लेकर भी, क्योंकि जैसे ही मौत की सूचना मिली तो पूरा परिवार गोवा निकल चुका था। अब यहाँ पर फार्म हाउस पर एक उनकी बड़ी बहन और जेठानी मौजूद हैं, और नम आंखों से सिर्फ एक बार मीडिया के सामने आकर उन्होंने ये कहा है कि 11 बजे उनसे अंतिम बार बात हुई थी और खाने को लेकर भी सोनाली फोगाट चिंतित थी। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हिसार। वहीं करनाल के बड़ौदा गांव में रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। बीती रात 16 साल के किशोर की तेज धार हथियार से हत्या कर दी गई और हत्या के आरोप मृतक के चाचा के परिवार पर लगे हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि 6 लोगों ने हमला किया था, जिसमें सनम नाम के किशोर की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन परिवार का कहना है कि मामूली कहासुनी के बाद ही मृतक के सगे चाचा ने बदमाशों को बुलाकर हमला किया। परिजनों ने पुलिस को मामले में शिकायत दी है और पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। बहुत ही दुखद हादसा है, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। बड़ौदा कल 8:30-9 बजे का मामला था जी। मेरे बच्चे बैठे थे ऐसे घर के बेड़े में, अपने बेड़े में, एक बोल लो बस। तो ये वो पानी पी रहे थे बच्चे, और पड़ोस के भी आ जाते हैं, तो किसी को पिला थोड़ी जाता है जी। तो ये वो पी रहे थे, इनका कोई प्लानिंग था जी। तो मैं भी घर पर था ना, मेरा बड़ा लड़का था घर पे। इन्हें मेरा लड़का आगे पकड़ के दे चक्कू और दे तलवार काट दिया। टोटल 6 आदमी थे जी, 2 लेडीज थी, 4 जेंट्स थे जी। उसका 2 तो अंकल थे उसके सगे जी, 2 और पड़ोस के लड़के थे जी, उन्हीं को भी सगे में थे जी। उनकी आपस में कोई बातचीत हो जाएगी जी। बैठे थे वहाँ शाम के टाइम जी, 9:30 बजे की बात है जी। पता नहीं क्या बात है, मरते तो पता नहीं लगा। हमारा फोन आया जी, फोन में मरते स्टाफ नहीं करता, हमारा ये मम्मी स्टाफ से हैं जी, कल्पना थे जी। उन्हें होता है ऐसे करके तेरा बन जाए कि एक्सपायर हो गया भाई। 10:30 बजे फोन गया मेरे पर आया था ना जी, आज 9:30 बजे के आसपास का। प्रशासन से हमारे को पूरी सहायता मिले जब तक हम इसकी यहाँ से डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। किसने किसको मारा है जी? ये अमन के अंकल है जी, 2 इसके अंकल हैं, बाकी वो रैन के परिवार के हैं। 2 बच्चों पे हमला किया है। हाँ, दोनों को भी घायल है जी, वो भी अंदर है, वो भी सीरियस है, वो भी, और एक की डेथ हो चुकी मैं मिली बड़ौदा गाँव में लड़ाई झगड़ा होगा। इस लड़ाई झगड़े में एक की मौत होगी, एक घायल है। वहाँ के उसका अमन की मौत होगी, उनके बयान दिए, उनको मदद कर दिया कार्रवाई। कौन लोग हैं? ये गांव के ही हैं, परिवार के ही हैं, चाचा ताऊ हैं।
वहीं कलावली के गांव तख्तमल में देर रात अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया। मृतक की पहचान जोगिंदर सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर सुबह कलावली पुलिस मौके पर पहुंची तो वहीं एलनाबाद के डीएसपी वीरेंद्र सिंह भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक जोगिंदर सिंह के भाई गुरनाम सिंह ने बताया कि मृतक अविवाहित था और खेतों में ही किराने की दुकान करता था, क्योंकि खेतों के साथ लगते ईंट भट्टा के मजदूर खेतों में काम करने वाले लोग दुकान से सामान लेते थे। मजदूरों ने सुबह जब देखा तो जोगिंदर सिंह चारपाई पर लेटा हुआ था और उसके सिर में काफी चोटें लगी हुई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कोई पता नहीं, रात सुबह 8 बजे पता लगे मैंने तो 8 से पहले सानू कोई पता नहीं सी। अकेले रहते थे यहाँ पे? अकेले जहाँ रहते 10-11 साल तो अकेले रहते। शाम में रोटी ले आते, सुबह रोटी करे जाए खाए हमने। कल शाम को कितने बजे रोटी लेके आए? 7 का टाइम हो गई तकरीबन जब रोटी लेके आए। सुबह कैसे पता लगा है? सुबह जी मेरा भांजा असी मतलब वाही करते हैं थे, एक मोटर चल छड़ना आया सी सोलर वाली। तो जोगिंदर सिंह है जी, और ये यहीं जो है इसने एक दुकान कर रखी है, साथ में कुछ जो है भट्ठे वगैरह हैं, तो वो लोग इससे सामान वगैरह लेने के लिए आते हैं जी। और सुबह सूचना मिली है पुलिस को, अभी स्पॉट विजिट किया है, डॉक्टर से एग्जामिन कराया है और उसके बाद देख रहे हैं तथ्यों को, पोस्टमार्टम कराएंगे। काज ऑफ डेथ जो है इसका स्पष्ट अभी तो प्रमा फेसाई नजर आ रहा है कि मर्डर है। अंबाला में क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग के जरिए निवेशकों से ठगी का मामला सामने आया है। पिछले काफी समय से अंबाला में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम से लोगों से पैसा दुगना करने के लालच में उन्हें फंसाया जा रहा था। बीते 1 महीने से लोगों को मुनाफा न मिलने की वजह से निवेशकों ने इस कम अवैध कार्य का किंगपिन विकास अरोड़ा को बताया और उसके घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। जो आज हमारे एसपी ऑफिस में 4-5 लोग पेश हुए, जिन्होंने अलग अलग 2 शिकायतें हमें की हैं, जिनमें कि वो ये कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी के नाम पे इन लोगों ने हमारे से इन्वेस्ट करा है, जिनके नाम उन्होंने पेमेंट खोल रखे हैं और 2% प्रतिदिन जो है उन्होंने ये कहा कि आपको ब्याज मिलेगा इस पर, और उन्हीं के माध्यम से और लोगों को भी जुड़वाया। और जब इन लोगों ने इनसे अपना पैसा मांगना चाहा, अपना जो जुड़ा हुआ पैसा क्लेम करा, तो इन लोगों ने वो साइट्स ब्लॉक कर दी। कैश मिलना बंद होने के बाद जैसे ही इन्होंने बोला कि आप अपनी डॉलर की पेमेंट बिनास से ले सकते हो, हम सब ने अपनी बिनास की आईडी बनाई। बिनास की आईडी बनाने के बाद हम सब ने जब उसको देखा तो हमें वहां देखा हम ठगे गए हैं। हमें वो डॉलर नहीं, मात्र एक पॉइंट था जिस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, और जबकि हमें वो पॉइंट 80 रुपए पर पॉइंट के हिसाब से दिया जाता था, 80,000 के $1000। लेकिन आज जो हमारी नीचे टीम है, जो मेरे साथ साथी खड़े हैं, सब लुट चुके हैं। इसका सारा जो करता धरता है वो विकास कर रहा है ये। वही खबर रेवाड़ी से है, जहां निजीकरण के विरोध में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार और सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही रोडवेज में निजीकरण का फैसला वापस नहीं लिया तो 10 सितंबर की मीटिंग के बाद रोडवेज कर्मी बड़े आंदोलन का फैसला लेंगे। वहीं साझा मोर्चा के रोडवेज कर्मचारी सदस्यों ने कहा कि सरकार ने रोडवेज के बेड़े में 550 इलेक्ट्रॉनिक बसों को शामिल करने का फैसला लिया है, लेकिन इन्हें भी पूंजीपति ठेकेदारों के हाथ सौंपने की बात कही जा रही है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ऐसा करने से बेरोजगारी बढ़ेगी और पब्लिक भी रोडवेज में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो जाएगी। हमारा 2 घंटे का जो प्रदर्शन है वो हरियाणा सरकार के खिलाफ जो 550 इलेक्ट्रिक बसें जो ठेकेदारों के हाथ में दे दी गई है, जबकि आने वाली हरियाणा सरकार और रोडवेज डिपार्टमेंट के अंदर थी। सरकार ने ना इंसाफी करते हुए अपना प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में ये सौदा कर दिया गया है, जिससे आमजन को परेशानी बढ़ेगी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी और हमारी आम पब्लिक जन समस्या है, उससे बेहतर रोडवेज को बेहतर सुविधा नहीं है। इसलिए इन्होंने ये
प्राइवेट परमिट और बसें ठेकेदारों के हाथों में न देकर महकमे में दे देनी चाहिए। आज का प्रदर्शन सरकार द्वारा रोडवेज में 550 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, उनको भी सरकार सरकारी बसें न लाकर प्राइवेट पूंजीपति आदमियों के हाथ में सौंप लीजिए। वो किलोमीटर स्कीम के तहत बसों को ला रही है, जिसमें बेरोजगारों को न ही रोजगार मिलेगा, न ही जनता को बेहतर कोई सुविधा मिलेगी। हम चाहते हैं कि सरकार इनको प्राइवेट पॉलिसी या किलोमीटर स्कीम के तहत न लाकर सरकारी बसें शामिल कर, जिसके जनता को बेरोजगारों को रोजगार मिले और जनता को बेहतर सुविधा प्रदान हो। वहीं झज्जर के बहादुरगढ़ के पहलवान सुमित दलाल ने विश्व जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। कांस्य पदक जीतकर लौटे सुमित दलाल का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही फूल माला और नोटों की माला पहनाकर पदक विजेता पहलवान और कोच धर्मेंद्र दलाल का भी स्वागत किया गया। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में सुमित ने तुर्की के पहलवान को 6 के मुकाबले 3 अंकों से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। साथ ही सुमित ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच, परिवार और बड़ों के आशीर्वाद को दिया। सुमित का कहना है कि उनका सपना ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने का है, जिसे वो जरूर पूरा करेंगे। हम बहादुरगढ़ से मैं ये गए थे और मैं चीफ कोच भी मैं था इस साल। तो बैक टू बैक वर्ल्ड में मेडल लाना ग्रीको और मन बहुत बड़ी बात है। आज तक शायद ही 1-2 पहलवानी ले आए हैं बैक टू बैक। और सब जूनियर में था इससे पहले और अब जूनियर में है। और जूनियर का काफी टफ कंपटीशन माना जाता है ग्रीको का। तो ये दुर्भाग्य से ही सेमीफाइनल में जो माई फाल हो गया, वो हाथ दबने के चक्कर नहीं, 1 मिनट की कुश्ती हुई थी। पूरी कुश्ती चलती तो हम गोल्ड का सीधा गोल्ड लेके आते। मेरी पहली बाउट थी ताइपाई के पहलवान के साथ, जो चीन के पास देश है। दूसरी थी मेरी उज्बेकिस्तान के साथ। फिर तीसरी बाउट में अर्मानिया के पहलवान के साथ कारणवश तब गया था, हार गया था। और फिर मेरी ब्रोंज के लिए बाउट आई, अगली बाउट वो थी मेरी अजरबैजान के साथ। वहीं नारनौंद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को काफी लाभ मिला। और शिविर में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों से कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए सभी हिदायत पूरी की गई। इस शिविर में डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए ब्लॉक स्तर पर जांच शिविर आयोजित किया गया है। दिव्यांगों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जिनको किसी भी कृत्रिम अंग और उपकरण की सहायता आवश्यकता है, उनको सभी को असेसमेंट कैंप लगा रखा है। असेसमेंट कैंप में सभी को असेस कर लिया जाएगा और उसके 1 महीने या 1.25 महीने के बाद जैसे भी डेट फिक्स होगी, ये सारे उपकरण उनको टेलीफोन करके बुला लिया जाएगा और उनको दे दिया जाएगा। किस तरह की कंडीशन है? कंडीशन है इसके लिए वो जो 60 साल से कम है उसके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और आधार कार्ड और इनकम का सर्टिफिकेट और एक पासपोर्ट साइज फोटो। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जम्मू से शुरू हुई रथ यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां लोगों ने रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। आरक्षण, सामाजिक समरसता और महापुरुषों के इतिहास के संरक्षण में यात्रा निकाली गई। यात्रा संयोजक महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि गत 9 अगस्त को जम्मू से यात्रा शुरू हुई। यात्रा पंजाब, हिमाचल होते हुए आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंची है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश से होकर 7 अक्टूबर को यह यात्रा राजघाट दिल्ली में संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर सामाजिक समरसता और महापुरुषों के इतिहास के संरक्षण को लेकर निकाली गई है यह यात्रा और इस यात्रा को भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमारे ग्रुप कैप्टन जयपाल सिसोदिया गरीब को आरक्षण दिलाने के लिए, जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए और समाज में आज के माहौल में जब
जाति पाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, इलाके के नाम पर, वर्ग के नाम पर जगह जगह एक नफरत सी का माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो हमने संकल्प लिया है कि सामाजिक समरसता सभी जातियों को, सभी वर्गों को, सभी संगठनों को, पूरे देश में समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर, एक साथ होकर हम लेके चलें। वहीं महेंद्रगढ़ के गौशाला रोड पर रामविहार कॉलोनी के बाहर शराब के ठेके का लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल कॉलोनी के बाहर शराब के ठेके का निर्माण किया जा रहा है और वहीं इसके लिए पूर्व विधायक और यदुवंशी स्कूल के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जब मौके पर पहुंचे तो कॉलोनी निवासियों ने उनसे मिलकर ठेके को न खोलने की अपील की, जिसको लेकर कॉलोनी निवासियों और बहादुर सिंह के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्थानीय निवासियों द्वारा पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह से अपील की जा रही है कि वो यहां ठेका नहीं खोले, जिस पर पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने कहा कि मैं राजनीति के चक्कर में अपना कारोबार नहीं खत्म कर सकता हूं। ठेके को खोलने के विरोध में छोटे छोटे बच्चों ने भी मार्मिक अपील करते हुए कहा कि वो यहां से स्कूल जाते हैं और जब लोग यहां शराब लेने आएंगे तो उसका उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पार्षद प्रतिनिधि चेतन यादव ने कहा कि उन्होंने इस मामले में एसडीएम से बात की है और जिला उपायुक्त को भी ज्ञापन देकर शराब का ठेका हटाने की मांग करेंगे। संतोष है, हम राम विहार कॉलोनी से बोल रही हूँ। हमारी कॉलोनी का राम विहार नाम है, तो फिर आप राउंड नाम क्यों कर रहे हो? हमारी कॉलोनी में आज तक कोई गलत काम नहीं हुआ और अब आप गलत काम करवा रहे हो। कल नहीं ये पी यही उपद्रव करेंगे। ये कॉलोनी उपद्रव करने के लिए नहीं है, आराम से रहने के लिए है। तो कॉलोनी में आज तक किसी ने ठेका खोला है क्या? जो अब खोलने लग रही है तो ये बहुत गलत बात है। इस कॉलोनी में ये दारू का ठेका नहीं खुलना चाहिए। हमारी सभी बहनें आई हुई हैं, सभी बहनें यही अरदास कर रही हैं कि यहाँ कोई भी दारू का ठेका नहीं खुलना चाहिए। मेरा घर यहीं पर है, मेरा बस स्टॉप भी यहीं पर है, मैं बस से यहीं पर चलती हूँ, यहीं पर उतरती हूँ, यहीं पर ये वाइन की शॉप खोल रहे हैं। अब बताओ मेरे पेरेंट्स ऐसे कह रहे हैं क्या तो आपका बस चेंज करवाएंगे या फिर आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं। जब तक हम घर पर नहीं होंगे हम आपको नहीं छोड़ के, आप अकेले नहीं आ सकते इस तरफ, तो हम तो कैद होकर रह गए घर में। ये कोई मतलब है? 22 साल से मेरा मकान है, मैं यहाँ रह रहा हूँ। आज तक मैंने कॉलोनी में किसी को भी दारू पी करके आउट होते हुए जोर से बोलते नहीं सुना है, न आपस में किसी को लड़ते सुना है। अब ऐसी कॉलोनी में यदि आप ठेका खोलते हो, इसका मतलब है कि मंदिर में आप ठेका खोल रहे हो। पत्रकार महोदय, ये हमारी राम विहार कॉलोनी एक रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे करीब 70-80 घर हैं और सभी यहाँ पे शिक्षित विधि या कोई डॉक्टर, कोई गजेटेड ऑफिसर, हर घर परिवार से एक बड़ा समर्थ दिलाकर रहा है। पर क्या है, यहाँ पे कुछ शराब के ठेकेदारों ने कोशिश की है कि हम यहाँ पे शराब का ठेका खोल दिया जाए। इस ठेके खोलने के कारण हमारा ये मेन स्टैंड है, हमारी कॉलोनी के 100-150 बच्चे इसी बस स्टैंड से सुबह बस में जाते हैं, दोपहर में उतरते हैं, शाम को घूमते भी। हमें भी साथ में कितना आदमी और बुलाऊं? थोड़ी मैं मेरा कारोबार खराब कैसे मारोगे? मार के दिखाओ ना, मार के दिखाना। महेंद्रगढ़ में शराब का ठेका खोलने को लेकर विवाद हो गया है, जहां पर कॉलोनी के लोग शराब का ठेका खोलने का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पर पूर्व विधायक ने कहा कि वो राजनीति के चक्कर में अपना कारोबार चौपट नहीं करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या